वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल इंडियन हिस्ट्री में टॉपिक है एक दिल्ली सल्तनत काल। तो उसके लिए स्पेशल हम एक ही क्लास में टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे यूपीएससी की परीक्षा है, आईएएस की परीक्षा है, जैसे आरएएस की परीक्षा है, राजस्थान लेवल की और स्टेट लेवल जितनी भी है, एसएससी की है, एसएससी एमटीएस की है, एसएससी जीडी की है, जिनमें पूछे गए दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ था? तो दिल्ली सुल्तान है उसका जो शासक कब से प्रारंभ हुआ? तो दिल्ली सल्तनत काल का शासन की बात करें तो 1206 के अंदर जो है इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? 1206 के अंदर। तो दिल्ली सल्तनत काल की मैं आपको बात करूं तो इसमें शासक आए थे। देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले आया था गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश। चर्चा हम नहीं करेंगे, हम ओनली क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि गुलाम वंश आया, उसके बाद आया था खिलजी वंश। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक। ठीक है, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश। कौन सा आ गया? सैयद वंश आ गया। उसके बाद आया था लोधी वंश, जो कौन सा था? अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का। याद रखना है, लोधी वंश जिसमें लोधी जो इसका अंतिम शासक था लोधी वंश का। तो याद रखना है आपको, गुलाम वंश जिसे क्या कहते थे? मामलुक। ये भी पूछा जाता है कि मामलुक, आपसे पूछ ले कि मामलुक राजवंश, तो गुलाम वंश को ही कहते थे। फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। ये क्या हो गई? पूरी दिल्ली सल्तनत काल हो गई। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर इससे संबंधित आपके 2 से 3 या 5 से 6 क्वेश्चन पक्के पूछे ही जाएंगे। आपको पूरा का पूरा मैं आपको कवर करवाने वाला हूं कि कौन सी इसका शासक था, प्रथम कौन था, बीच में शासक कौन आए, इन्होंने किस किस चीज का निर्माण करवाया, सारी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हमारा क्या हो गया? 1206 में क्या आई थी? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश याद रखना है। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। ये याद रखना है। और ये कौन था? जो गोरी था, गौर प्रदेश का शहाबुद्दीन गोरी, उसका क्या था? ये गुलाम था। और इसने आके 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। मोहम्मद गोरी आपको पता है 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना था। मोहम्मद गोरी कब बना था? 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना था। याद रखना। और इसने पहला आक्रमण किया था 1175 में। किसने? गोरी ने। उसके बाद ये इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी। याद रखना है यहाँ पे। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? लाहौर को राजधानी बनाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? यह पूछ लिया जा सकता है। तो 24 जून 1206 को इसको क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? मैंने अभी आपको शासक बताए, गुलाम वंश था 1206 से लेकर ये आया था 1290 तक। ठीक है, उसके बाद सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश के बाद खिलजी वंश आया था। तो खिलजी वंश की बात करेंगे, ये आया था 1290 से लेकर, अलाउद्दीन खिलजी आया था जो 1200, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश रहा। उसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश कब तक रहा? 1414 से 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आया था लोधी वंश। और ये गोरी वंश तो कब आ गया था? 1173 में ही आ गया था। तो ये 3 आंसर हो जाएंगे, 1, 2 और 3 आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए स्पेशल हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कर रखी है, जिसमें आपको 30 टेस्ट पेपर मिलेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट और 100 मार्क्स के। डेली टेस्ट मिल रहा है और डेली हमने जो इसमें लगभग 12 से 13 टेस्ट डाल दिए हैं। सारा होगा जो मटेरियल दिल्ली पुलिस एग्जाम में आते हैं, 50 जीके के, रीजनिंग के, मैथ के, और जो सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, हम 100 क्वेश्चन इसमें आपको दिए हैं।
तो सभी मात्र 100 रुपए में ये टेस्ट सीरीज है, और प्रताप क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस एग्जाम की अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। बहुत बड़ा मौका है आपके लिए, क्योंकि राजस्थान में कोई एग्जाम फिलहाल नहीं है, तो जो विद्यार्थी सेंटर में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आगे देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, मैंने बताया था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 में गुलाम वंश का शासक बना था। ये याद रखना है। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है, लाख बख्श के नाम से, लाख बख्श के नाम से इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श यानी लाखों को दान देने वाला कौन सा हो जाएगा, लाख बख्श हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और कुतुबुद्दीन की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 1210 में ही, 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी जो है मृत्यु हो गई। और आपसे पूछा जाता है कि इसको दफनाया कहाँ गया था, वो पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था, लाहौर में, जहाँ पे इसने अपनी राजधानी बनाई थी, लाहौर के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, आराम शाह। कौन बनता है, आराम शाह इसका उत्तराधिकारी बनता है। इसी आराम शाह को मारकर फिर शासक पर कौन बैठ जाता है, इल्तुतमिश। ये बैठ जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में यहाँ पे शासक आता है। इसके बाद में एक एक शासक आता है, इसके बाद इसकी पुत्री जो है रजिया सुल्तान शासक बन जाती है। इसी प्रकार जो है एक दूसरे को मार काट कर ये शासक बनते जाते थे, उत्तराधिकारी बनते जाते थे। ये साथ साथ में आपको चीजें याद रखनी है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, लाहौर, मैंने बता दिया है, और लाहौर बनाया था। ये याद रखना है। दिल्ली का कुवल उल इस्लाम, ये पूछा जाता है, दिल्ली का कुवल कुवत उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम। और आपसे पूछ ले मस्जिद, ये क्या है, मस्जिद। ठीक है, क्या है, मस्जिद। एक तो याद रखना है, कुवत उल इस्लाम आता ही आपको कुतुबुद्दीन ऐबक करना है। उसके बाद अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको साथ साथ में पढ़ते जाना है, ताकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी चीजें याद हो, ताकि क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी। यहाँ पे ऑप्शन मिला है पोलो, ये यूपीएससी के अंदर दिया गया था। पोलो या चुगान दोनों आते हैं, या तो चुगान पूछा जाता है या पोलो आता है। याद रखना है, तो पोलो भी होता है और चुगान भी। ठीक है, एक ही गेम है ये। तो यूपीएससी के अंदर 2012 में ये पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में किस खेल से हुई थी, तो पोलो खेल से। ये याद रखना आपको। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उदारक किसे माना जाता है। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत का वैसे माने स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसकी क्या की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में शासक आए थे, शासक आया था आराम शाह। आराम शाह को मार के कौन शासक बना था, इल्तुतमिश। ये आपको याद रखना है। 1211 के अंदर, 1211 के अंदर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था इल्तुतमिश। ये डेट आपको याद रखनी है। इसने जो है लाहौर से स्थानांतरित करके राजधानी कहाँ पे ले गया था, ये दिल्ली, दिल्ली ले गया था। कौन, इल्तुतमिश। तो ये इल्तुतमिश की आपको थोड़ी सी डिटेल बता दिए। अब थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ इल्तुतमिश से संबंधित, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दिल्ली कांस्टेबल के एग्जाम से पक्का पूछा जाएगा। एक तो कुतुब मीनार का इसने दोबारा निर्माण करवाया था। लगभग 200 फीट ऊंची 4 मंजिल का निर्माण भी इसने कुतुब मीनार का करवाया था। इसके बाद इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछा जाता है, इक्ता प्रणाली। आपसे पूछा जाता है कि इक्ता प्रणाली का संचालन किस शासक के द्वारा किया गया था दिल्ली सल्तनत में, इल्तुतमिश। याद रखना है। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ ले 40 गुलाम क्या थे, 40 गुलाम सरदारों का संगठन। ये पूछा जाता है बहुत बार सीधा का सीधा कि 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन भी किसके द्वारा किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। अब ये इल्तुतमिश था कौन, ये भी पूछा जाता है। तो ये तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। ये तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। जो ऐबक का गुलाम वह क्या था, दामाद था। ठीक है, ये भी याद रखना, इस दामाद ने ही जो है कार्रवाई पूरी की थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए,
इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? तो किसे स्थापित किया था? इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था। मैंने आपको बताया था इसने स्थानांतरण करके दिल्ली को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। आपको थोड़ा याद रखना है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में इसे जो है राजधानी के रूप में बनाया। इसने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। और इसने एक याद रखना है आपको, इसने होज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कुआना के निकट करवाया था। किसके? होज ए सुल्तानी। तो ये पूछे जाते हैं, बार बार सीधे पूछ लिए जाते हैं कि होज ए सुल्तानी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। आपको ऑप्शन में ये दे दिए जाएंगे। आगे देखिए, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता था? तो इसे गुलामों का गुलाम के नाम से जाना जाता था। ये भी उपाधि आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं, अगर आप सामान्य विज्ञान यानी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट लेवल पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए, या टीचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट से, तो 15,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 1991 से 2023 तक पूछे गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी आज या कल परसों ये ऐप के अंदर लॉन्च कर दी जाएगी। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना है, मात्र 149 रुपए में आपको 15,000 प्लस, 15,000 तो है ही, उसके अलावा भी क्वेश्चन इसमें डाले जाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये देखो, आरपीएससी, आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, केवीएस, स्टेट एग्जाम, टीचर, सीईटी, एसएससी, जीडी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। इसलिए स्पेशल हमने ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई है, ताकि आपको पता चलता रहे कि साइंस के क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार तीनों साइंस को तैयार करना है अच्छी तरीके से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्कों, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किसका था? अलाउद्दीन मसूद शाह का। किसका? अलाउद्दीन मसूद शाह का सिक्का था। ठीक है, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? ये देखिए, मैंने अभी बताया था, और ये देखो यहाँ पे पूछ लिया, तुर्कान ए चहलगामी। ठीक है, तुर्कान ए चहलगामी संगठन का जो है ये इसने चलाया था। ठीक है, जो इसमें क्या थे? 40 गुलाम सरदार थे का संगठन था, जिसे तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता था। एक आपको याद रखना है, इक्ता प्रणाली की बात करें, वो भी किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। इस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, देख लेना। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? इल्तुतमिश जब शासक कर रहा था, उस टाइम भारत पर किसने आक्रमण कर दिया? तो चंगेज खां। बहुत ही खतरनाक चीज थी ये चंगेज खां, इसने इल्तुतमिश के शासनकाल पर जो है आक्रमण कर दिया था। आगे देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किसे किया गया था? ये बीपीएस 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो मलिक जानी को, इसको मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया था। सारे के सारे पूछे गए प्रश्न है ये। इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? इल्तुतमिश के समय जब शासक कर रहा था, तो उस समय उसके समय कौन सा विद्रोह हुआ? पीयू का विद्रोह है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस मंगोल नेता या कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? ऐसा जो मंगोल नेता कौन था, जो कमांडर कौन था भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की थी? तो ये कौन था? चंगेज खान। मैंने कहा था ना, बहुत ही खतरनाक चीज थी ये, चंगेज खान। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, अब आपको याद रखना है ये रजिया सुल्तान कौन थी, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये जो रजिया सुल्तान थी, ये एक तो याद रखना इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तु जो है इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश की क्या थी? एक पुत्री थी, एक तो ये याद रखना, इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान। पिछली बार कांस्टेबल में इससे संबंधित पूछा गया है। क्या पूछा गया था? प्रथम मुस्लिम महिला, एकमात्र प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र प्रथम महिला मुस्लिम, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका। ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये भी याद रखना है आपको। और इसके पूछा क्या जाता है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, ये पूछा जाता है। इसकी हत्या कब हुई थी? इसकी हत्या हो गई थी
13 अक्टूबर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। 1240, देख लेना आप, कोई भी एग्जाम हो वहां पे पक्का पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई। 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, डाकुओं द्वारा उसके कैथल के पास उसकी मृत्यु की जाती है। ये याद रखना है आपको इसके एग्जाम के लिए। और इसकी शादी किसके साथ हुई थी? अल्तुनिया के साथ। कौन था? अल्तुनिया के साथ इसकी शादी हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। अल्तुनिया के साथ में इसी क्या हुई? शादी हुई थी। अल्तुनिया के साथ इसमें शादी हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की थी। मैंने पूरा डिटेल आपको बता ही दिया है। आगे देखिए, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? किसका हाथ था रजिया सुल्तान का? ये था अरबों का। किसको था? अरबों का हाथ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको नासिरुद्दीन मोहम्मद ने उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी? किसको? नासिरुद्दीन मोहम्मद को उलुग खां की उपाधि प्राप्त की थी। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। किसने? बलबन के द्वारा। ठीक है, याद रखना, बलबन लोह व रक्त की नीति अपनाने वाला, लोह व रक्त की नीति अपनाने वाला, ये पूछा जाता है। रक्त की अपनी नीति अपनाने वाला शासक कौन था? बलबन। ठीक है, और नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, किसने? नसीरुद्दीन मोहम्मद ने किसको दी थी? बलबन को उपाधि दी थी। ये भी आपको याद रखना है। इसी बलबन के दरबार में कौन रहता था? अमीर खुसरो रहता था। ये भी याद रखना है, अमीर खुसरो इसी बलबन के दरबार में रहता था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? बलबन के। अपने विरोधियों के प्रति जो है ये लोह व रक्त की नीति का पालन करता था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक इनसे संबंधित, बलबन से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसने एक प्रथा चलाई थी। दो प्रथा है जो एग्जाम में पूछी जाती है। कौन कौन सी है? एक प्रथा तो है सिजदा। क्या थी? सिजदा। लिख देता हूं आराम से, सिजदा प्रथा। और एक एक प्रथा थी पेबोस प्रथा। कौन सी? पेबोस प्रथा। ठीक है, पेबोस प्रथा, ये दोनों याद रखना। ये किसने चलाई थी? बलबल ने चलाई थी। सिजदा व पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबल ने की थी राज दरबार में, अपने राज दरबार में। ये भी आपको याद रखना है। ये गद्दी पर कब बैठा था बलबन? 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली पर बैठा था। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, नासुरुद्दीन मोहम्मद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? नासुरुद्दीन मोहम्मद के काल में किसके नेतृत्व में? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसके नेतृत्व में? ये था इमादुद्दीन रिहान था। इसके नेतृत्व में क्या हुआ कि भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो नासुरुद्दीन मोहम्मद है, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोपी सीकर, ठीक है, टोपी सीकर अपना जीवन यापन कौन सा करता था? टोपी सीकर। ठीक है, टोपी सीकर अपना जीवन यापन कौन सा करता शासक था? तो नासुरुद्दीन मोहम्मद। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? मैंने आपको बताया था, गयासुद्दीन बलबन के नाम से ये 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये आपको याद रखना है। और जो ये इल्तुतमिश ने जो तुर्कान ए चहलगामी जो पद्धति बनाई थी, उसको भी इसने बलबल ने क्या कर दिया? विनाश कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ये वापिस आ गया गयासुद्दीन बलबन। इसी के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। पहले इसका नाम क्या था? ये जब दिल्ली पर बैठा 1266 में, तब इसने अपना नाम क्या रखा था? गयासुद्दीन बलबन। इससे पहले ये जब इल्तुतमिश का गुलाम था, तो इस समय उसका नाम था बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन इसका नाम था। किसका? बलबन का। और ये इल्तुतमिश का गुलाम था। उसके बाद ये 1266 में गद्दी पर बैठा, तब इसने अपना नाम क्या कर लिया? गयासुद्दीन बलबन के नाम से कर लिया। ये भी याद रखना है। आगे देखिए, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? इनमें से कौन सी नीति बलबन के द्वारा नहीं अपनाई गई थी? तो इसमें देखिए, सीमा का विस्तार इसने अपनाया था, और निरंकुशता की और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? तो इसमें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है कि कौन सी नीति इसने बनाई थी। तो लोहा एवं रक्त की नीति बनाई थी। ये आपको
याद रखना है। अगला है, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित में से अमीरों में से कौन सा था? कोड़े की सजा पाने वाला शासक था मलिक बकबक। कौन था? मलिक बकबक था। ठीक है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। यानी अपनी शक्ति का प्रचार प्रसार करने के बाद बलबन ने अपने भव्य उपाधि क्या धारण की थी? तो इसने जिले हिलाई। क्या? जिले इलाही उपाधि धारण की थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था बलबन। कौन था? बलबन था। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को बनाने की शुरुआत की थी? कुछ अच्छे काम भी किए थे, ऐसी बात नहीं। इसने बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को बनाने की शुरुआत की थी? तो इसमें जो त्योहार था वो था नौरोज, यानी जिसे कहते हैं नववर्ष। नौरोज यानी नववर्ष। ठीक है। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में समय का खलीफा का सहायक कहा? समय को खलीफा का सहायक का किस शिलालेख या दीवारों पर? तो इसमें आंसर हो जाएगा ये गुड मेक्टेश्वर की मस्जिद थी। उसमें बलबन ने मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में समय का खलीफा का सहायक कहा था, इसी के अंदर। इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की सत्ता यानी हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की? तो इसमें बलबन हो जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश ने तो इसको स्टार्ट किया था, लेकिन बलबन ने इसका क्या किया था? विनाश किया था। ठीक है। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? अब खिलजी वंश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली के खिलजी कौन थे? ये थे तुर्क। कौन थे? तुर्क। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा करने रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा था? तो उलेमाओं का। किसको? उलेमाओं का सामना करना पड़ा था अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों तथा आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ये बर्नी का कथन है कि जब वह राजत्व प्राप्त किया उसने, तो वह शरीयत के नियमों व आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो ये कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण की गई थी। ठीक है। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? सेना को वेतन देना है तो इसका जो निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ठीक है। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान व मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? मंगोलों के बीच में सीमा क्या थी? तो उस टाइम थी सिंधु नदी। कौन थी? सिंधु नदी। ठीक है। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ये किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेनानायक वीरगति को प्राप्त हुआ था? जो तृतीय मंगोल आक्रमण हुआ था उसमें जाफर खान जो है वीरगति को प्राप्त हो गई। तो कौन हो जाएगा? जाफर खान। तृतीय मंगोल आक्रमण लगभग कब हुआ था? 1299 ईस्वी में। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? कौन सा जो है बात करें फारसी इतिहासकार था? वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रहता था और चित्तौड़ अभियान में ये कौन सा गया था? ये साथ में गया था। ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव जो है देवगिरी का शासक था अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रक नीति किसके लिए लागू की थी? मूल्य नियंत्रक नीति किसके लिए लागू की गई थी? ये सैनिकों के लिए लागू की गई थी। किसके लिए? सैनिकों के लिए।
निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रियासत दी हुई है, शासक दी हुई है। ठीक है, इनमें से बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। देखिए, देवगिरी का शासक था शंकरदेव, और वारगल का शासक रामचंद्र नहीं था, पहले अभी मैंने बताया था। देवगिरी का था। होयसल का शासक था वीर बलाल, और मदुरै वीर का शासक था पांड्या। तो इसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया हुआ था? तो मुबारक शाह खिलजी, ये याद रखना है। इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खिलाफत उल लह। खिलाफत उल लह की उपाधि मुबारक शाह खिलजी के द्वारा उपाधि धारण की गई थी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? अब बात करेंगे तुगलक वंश की, जो कि कब से कब तक रहा था? 1320 से लेकर 1398 तक कौन सा शासक आया था? तुगलक वंश आया था। याद रखना है आपको। ठीक है, तुगलक वंश आया था। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसमें पूछा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का तो गाजी मलिक था। कौन था? गाजी मलिक। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक किस संस्थापक था? ये था तुगलक वंश का। ये क्योंकि बार बार प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं, तो किसी को किस प्रकार पूछा गया है, किसी प्रश्न को किस प्रकार पूछा गया है, बार बार पूछे गए ये। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था तो गाजी मलिक। ठीक है, कौन बना था? गाजी, यानी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये बैठा था, तो गाजी मलिक कहते थे इसको। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया गया है? अभी ये थोड़ा शब्द याद रखना, नहर खुदवाने का संदर्भ में 13वीं शताब्दी में पहला शासक ऐसा कौन सा था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था? कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये थी कनकूट प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किसने किया था? दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था? निम्न में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था? सबसे ज्यादा शासन किया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक निम्नलिखित में से किस विद्या में निपुण था? किस विद्या में निपुण था? तो ये था, ये सभी थी इसके साथ, खगोल शास्त्र, गणित में और आयुर्वेद में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किस एक नवीन विभाग की स्थापना की थी? किस एक नवीन विभाग की स्थापना की थी? तो इसने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी। ये याद रखना है, किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर ए कोही नवीन विभाग की स्थापना की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर नवीन राजधानी किसे बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने नवीन जो है राजधानी किसे बनाया था? इसने इसने बनाया था दौलताबाद को। किसने? दौलताबाद को दिल्ली के स्थान पर इसने नई राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लेता था? हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लेता था? होली के अंदर ये भाग लेता था मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन यात्री व लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता की बात करें तो ये किस देश का निवासी था? मोरक्को देश का। याद रखना है, मोरक्को का निवासी था, ये मध्यकाल के अंदर आया था। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? भारत के अंदर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये याद रखना आपको। आगे देखिए, किसने संतुलन काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था, वो था इब्न बतूता। कौन था? वो इब्न बतूता।
मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह या महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया था? तो इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, मूरिस या मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? किसके समय भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही था, बस आपको ये थोड़ा याद रखना है, इतना ठीक है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? लोक निर्माण विभाग। ये सीधे के सीधे पूछे जाएंगे दिल्ली पुलिस में, देख लेना आप। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, नहरों का निर्माण करवाया गया था सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किसकी अधिकता थी? किसकी अधिकता थी? तो सबसे ज्यादा गुलामों की। किसकी थी? गुलामों की। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किसकी अधिकता थी? तो गुलामों की। ये बार बार क्वेश्चन आ गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया। यूपीएससी 2010 में पूछा गया था ये। इसने फतेहाबाद का निर्माण करवाया था, जौनपुर का निर्माण करवाया था और फतेहपुर का निर्माण करवाया था। इसने जो है फतेहपुर का निर्माण इसने नहीं करवाया था, इसने फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार का निर्माण करवाया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु उपाय किए गए थे? तो ये किसके लिए ये किए गए थे? फलों की, ठीक है। कहाँ पे? फलों। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्न में से किसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए? तो फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय किए गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? मोस्ट कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर लगाया था, ठीक है। याद रखना है आपको, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। लोगों में आपसी सूझबूझ विकसित करने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? ये सारे के सारे मोस्ट है अनुवाद विभाग की, ठीक है। किसकी? अनुवाद विभाग की, कि आपस में जो लोग हैं वो सूझबूझ कर सकें या पक्ष विपक्ष कर सकें, तो जो है अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नासुरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में निम्न में से किसका आक्रमण हुआ था? नासुरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग के द्वारा, नासुरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में इसने तैमूर लंग ने जो है आक्रमण किया था। अगला देखिए, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? यह भी याद रखना है। तो भारत पर आक्रमण किया था 1398 के अंदर तैमूर लंग ने जो है आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन सा था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है ये अंतिम शासक था। किसका? तुगलक राजवंश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश, किसका? सैयद वंश का। बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था? हम जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश, लोदी वंश, इससे संबंधित जो टॉप शासक थे उनसे ही संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, ताकि यहां से इन्हीं शासकों से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बहलोल लोदी के बारे में अब चलेंगे हम, कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं बहलोल लोदी के बारे में। तो देखिए, तो इसने किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था? जौनपुर था उस टाइम। जौनपुर पर इसने क्या थी? विजय प्राप्त की थी। अब हम बात करें लोधी वंश की थोड़ी सी। लोधी वंश की बात करें, लोधी वंश की बात करें, लोधी वंश जो है 1451 से लेकर 1526 तक जो है लोधी वंश रहा था, जिसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। ये था बहलोल लोधी, इसका क्या था? संस्थापक था। और ये 19 अप्रैल 1451 को क्या बैठा था? ये किस नाम से? बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ये आपको याद रखना है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ये था अफगान राज्य का स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। ये भी याद रखना है। इसने बहलोल सिक्कों के नाम से सिक्के चलाए थे। और बस ज्यादा जो है एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इतना ही है। आगे हम बात करते हैं
निम्न में से सल्तनत शासकों में कौन सा अफगान मूल के थे? कौन सा संस्थान शासक थे जो कहाँ के थे? अफगान मूल के थे। तो इसमें थे लोदी, अफगान थे लोदी। ठीक है। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है किस मध्ययुगीन सुल्तान को? आगरा शहर की नींव एक तो डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है सिकंदर लोदी को। किसको? सिकंदर लोदी को। ठीक है। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताएं की रचना करता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये करता था गुलरुखी। किस नाम से? गुलरुखी। ठीक है, याद रखना है आपको। गुलरुखी शीर्षक से फारसी की कविताएं हैं। कौन सी? फारसी की कविताएं जो है रचनाएं करता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा नगर की, ये हो जाएगा सिकंदर लोदी ने की थी, याद रखना है ये। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक पहले मैंने बताया था, बहलोल लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो इसमें फारसी भाषा को दर्जा दिया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्तनत काल में किस भाषा को? तो फारसी भाषा को। ठीक है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर ए सुल्तान किस वर्ग के थे? अमीर ए सुल्तान है किस वर्ग के थे? ये थे तुर्क वर्ग के। किस वर्ग के? तुर्क वर्ग के थे। ठीक है। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? ये था कृषि से संबंधित। कौन सा? दीवान ए अमीर कोही विभाग। अब इनसे संबंधित मैं एक आपको वीडियो देने वाला हूं, जो आपके एसएससी जीडीबी में काम आएगा, दिल्ली पुलिस में काम आएगा, राजस्थान पुलिस में काम आएगा, आरपीएफ की बड़ी भर्ती 10,000 पदों पर आने वाली है, वहां पे भी आपको काम देगा। रेलवे में भी काम देगा, एनटीपीसी में काम देगा, लोको पायलट की जो विद्यार्थी तैयारी करें उनके भी महत्वपूर्ण होगा। तो मैं स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊंगा, सल्तनत काल की जितनी भी राजकीय शासक व्यवस्था है उनके बारे में हमें चर्चा करेंगे कि किसका निर्माण किसने करवाया था और किसके लिए ये बनी थी। तो दीवान ए अमीर को ही बनी थी, कृषि के लिए बनी थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? अब ये किसके लिए थी? कृषि के लिए थी, लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? इसके बारे में हम पूरी चर्चा जो है अगले वीडियो में स्पेशल करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सा सरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? सरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था, तो विवाह कर। ठीक है, कौन सा नहीं था? विवाह कर। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? देखिए, इक्ता व्यवस्था किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। इससे संबंधित हमें बताना कि व्यवस्था नहीं है। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें सही नहीं है, वो है कि इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। ये बिल्कुल कथन गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था चौधरी। उसे क्या कहते थे? चौधरी कहते थे। ठीक है। बरीद किसे कहते थे? बरीद किसे कहते थे? तो बरीद कहते थे सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को क्या कहते थे? बरीद कहते थे। ठीक है। जवाबीत जवाबीत का संबंध किससे था? जवाबीत का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से जवाबीत का संबंध था। ठीक है। अगला है हदीस है एक। हदीस क्या था? ये था इस्लामिक कानून था एक हदीस, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार की शब्दावली एग्जाम में पूछी जाती है। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग लाया जाता था? भूमि मापने के लिए ये जो है मसहत। कौन सा? मसहत प्रयोग में लाया जाता था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? फवाजिल का अर्थ क्या था? तो इसमें था कि इक्तादारों को द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फवाजिल नाम दिया गया था। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा सर्वप्रथम अंकित हुआ था?
अंकित जो है अंतिम खलीफा सर्वप्रथम अंकित हुआ था अलाउद्दीन मसूद साहब। ठीक है, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है। संसगनी चांदी का एक छोटा सिक्का होता है जो बराबर था, कितने के बराबर था? संसगनी, ये याद रखना है, शब्दावली में पूछा जा सकता है कि संसगनी क्या है। चांदी का एक छोटा सिक्का होता है, इसका बराबर होता था 6 जीतल के बराबर, 6 जीतल के बराबर। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित है, इनमें से बताना है। ठीक है, मुहैथियान, गुप्तचर, मुशरिफ शाही कारखाना, बरीद अनाज बाजार के अधिकारी, और सहना होता थे जासूस। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें ये है मुहैथियान था, वो गुप्तचर कहलाता था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से सही बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए, दीवान ए रियासत बलबन के द्वारा निर्माण नहीं करवाया गया था, दीवान ए रियासत की बात करें। और दीवान ए खिरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, दीवान ए अमीर कोही तुगलक के द्वारा, पहले मैंने बताया था। दीवान ए मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए थे। तो ये याद रखना, ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दाम ताम्र की मुद्रा, देसाई, राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय व राजस्व का प्रमुख, जरीब एक प्रकार का कर। ये यहाँ पे इस प्रकार है। ठीक है, दाम क्या होता था? ताम्र की मुद्रा। और देसाई की बात करें, राजस्व अधिकारी होता था। दीवान की बात करेंगे तो ये कौन होता था? राजस्व। दीवान प्रांतीय की बात करें तो ये राजस्व का प्रमुख होता था। और जरीब की बात करेंगे तो एक प्रकार का कर बिल्कुल नहीं होता था। ठीक है, जरीब क्या था? एक मापने की इकाई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? तो इसमें कहानी क्या है, देखिए। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जब कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुई तब उसमें एक ही मंजिल बनी थी, या जो मीनार बनी थी उसमें क्या बनी थी? एक ही मंजिल बनी थी। फिर शासक आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या कर दिया? उसमें 4 मंजिलों का निर्माण और कर दिया। 4 मंजिलों का निर्माण किसने कर दिया? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने कर दिया। ये कुतुबुद्दीन के द्वारा बनी थी। उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक शासक था उस टाइम इस पर क्या गिर गई? बिजली गिर गई। बिजली गिरने के बाद जो चौथी मंजिल थी ये क्या हो गई? क्षतिग्रस्त हो गई। इसी क्षतिग्रस्त जो मंजिल थी इस पर क्या कर दिया? इसने 2 मंजिल छोटी छोटी और बना दी। और ये 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। और इसकी ऊंचाई अब कितनी हो गई है? 9 फीट। कितनी हो गई है? 9 फीट 234 फीट हो गई है। ठीक है, ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 हो गई। पहले कितनी थी? 225 इल्तुतमिश के समय। ठीक है, और उसके बाद 9 फीट बढ़ गई और 234 हो गई। ये डिटेल मैंने आपको बता दी है, कंफ्यूज मत होना। आगे देखिए, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्या है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा था एक मस्जिद सी। क्या थी? मस्जिद। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर अजमेर के शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, उनके द्वारा यहाँ पे सरस्वती करके यहाँ पे एक विद्यालय बना हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको नष्ट करके यहाँ पे अढ़ाई दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? अजमेर के अंदर। तो अढ़ाई दिन के झोंपड़े का एक मस्जिद है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? किसने नहीं दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इस कुतुब मीनार के निर्माण में कोई सहयोग नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है तो वो हो जाएगा बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांपनाह का निर्माण करवाया जो दिल्ली का चौथा नगर था? जहांपनाह का निर्माण करवाया जो दिल्ली का क्या था? चौथा नगर था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है? अष्टभुजीय मकबरा है तो कौन सा हो जाएगा? सिकंदर लोदी का मकबरा। कौन सा हो जाएगा? सिकंदर लोदी का मकबरा एक अष्टभुजीय जो है मकबरा है।
चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के समय। कब हुआ था? राणा कुंभा के समय। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक। ये जो कुवैत उल इस्लाम जो बनवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली के अंदर बनाया गया था। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर बनाया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पट्टी में। कहाँ पे? पट्टी में हुआ था। अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो की बात करें तो ये कवि भी था, इतिहासकार था, संगीतज्ञ भी था। ये तीनों आंसर हो जाएंगे। निम्न में लिखित में से किसने समय को हिंदुस्तान का तोता कहा है? समय को हिंदुस्तान का तोता कहा है तो अमीर खुसरो को, याद रखना आपको, ठीक है। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था ये। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? ये कौन था? अमीर खुसरो ही था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संगीत पद्धति अमीर खुसरो द्वारा आरंभ नहीं की गई थी? ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा आरंभ नहीं की गई थी। तो इसमें जो है ध्रुपद गायकी इसकी नहीं है, ख्याल है, कोल है और तराना, ये जो है संगीत पद्धतियां इसके द्वारा बनाई गई थी। मुंतखब उल तवारिख निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मुंतखब उल तवारिख निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बदायूनी की है। किसकी? मंदायूनी की रचना है। बादशाहनामा किस साहित्यकार की रचना है? बादशाहनामा किस साहित्यकार की रचना है? अब्दुल हमीद लाहौरी की ये रचना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस साहित्यकार ने ताजुल सामीर ग्रंथ की रचना की? ताजुल सामीर ग्रंथ की रचना की थी वो थे हसन निजामी। वो थे हसन निजामी। तुगलकनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तुगलकनामा किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। किसकी? अमीर खुसरो की। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? वो थे राणा कुंभा। कौन थे? राणा कुंभा। निम्नलिखित में से तारिक ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तारिक ए फिरोज शाही के रचनाकार है, ये हो जाएंगे एक तो शम्स ए सिराज, अफीम अफीक और जियाउद्दीन बर्नी, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे, ठीक है, मक्का की खेती बिल्कुल नहीं करते थे। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किसके शासनकाल में सेवा नहीं की थी? इल्तुतमिश के समय, अलाउद्दीन समय के थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे, फिरोज शाह तुगलक के समय। वस्त्र उद्योग में निम्न में से कौन सी एक तकनीक तुर्कों द्वारा भारत में प्रारंभ नहीं की गई थी? वस्त्र उद्योग के लिए इसमें कौन सी जो है एक तकनीक भारत द्वारा स्टार्ट नहीं की गई थी? तो बुनकर द्वारा उपयोग किया जाने वाला कर का, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, ये की गई थी बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों व लेखकों में कौन सा जैन धर्म का अनुयायी था इनमें से? तो कौन था? हेमचंद्र सूरी जैन धर्म का अनुयायी था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया था? सबसे ज्यादा तुगलक वंश ने जो है शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया किसके द्वारा किया गया? पोलो खेल का प्रचलन किया गया था तुर्की देशों के द्वारा। किसके द्वारा? तुर्की के द्वारा। सूची ये मिलाना है, सूची में दिया युद्ध में और वर्ष कब लड़े गए थे युद्ध, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। चंदवाड़ का युद्ध, ठीक है, कब हुआ था? 1398 में। तैमूर लंग की आक्रमण 1194, तालीकोटा का युद्ध 1529 में, और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529 में। इसमें मिलान चिन्ह कराना है। देखिए हम बात करें इसकी घाघरा का युद्ध की 1529 में, ठीक है, 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध, ठीक है। हम इसमें करते हैं मिलान। देखिए घाघरा का युद्ध 1559 हो गया, 29 हो गया। तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में, ठीक है। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। और ये चंदवाड़ नहीं है, ये
इसे कहते हैं चंदावर का युद्ध। चंदवाड़ या चंदावर का युद्ध हुआ 1194 में। ठीक है, याद रखना है। ये चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था? गौरी और जयचंद के बीच में। गौरी प्लस में जयचंद के बीच में ये चंदावर का युद्ध लड़ा गया था 1194 में, जिसमें गौरी की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ये आपको याद रखना है। घाघरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ये 6 मई, याद रखना है आपको, 6 मई 1559 को अफगानों व बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर ने क्या किया था? विजय प्राप्त की थी। तो आज के इतने ही दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो टॉप क्वेश्चन बन रहे थे, यानी गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश से संबंधित सारे हमने चर्चा कर लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण और एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी से रिलेटेड कुछ दिल्ली सल्तनत के कुछ राजकीय शासक है, कुछ विभाग है, कुछ उपाधियां हैं, उनके बारे में स्पेशल मैं कल आपके लिए उपलब्ध करवा दूंगा वीडियो। इससे पहले आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिए, ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली इस प्रकार के नोटिफिकेशन की वीडियो मिल पाए। तो अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए दिल्ली पुलिस की। आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। आपकी बार लगभग 7500 से 7500 भर्ती आई हुई है, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।